हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो आईआरएफसी के ऊपर है। इसमें हम लोग देखेंगे आईआरएफसी का ओवरव्यू, कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, उसके फंडामेंटल्स देखेंगे एंड लास्ट में उसके टेक्निकल्स देखेंगे। फंडामेंटल एंड टेक्निकल के बेसिस में हम लोग उसकी हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि कंपनी ने कहाँ बाई के लिए हमको ट्रिगर दिया था एंड हम लोग सपोज करेंगे कि 1000 क्वांटिटी 4 टाइम्स में लेने का। एंड ये भी देखेंगे कि टॉप में जाके कंपनी ने क्या ऐसा ट्रिगर दिया कि वहां से प्राइस इतना नीचे आ गया। और लास्ट में हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ से प्राइस कहाँ जा सकता है। तो ये वीडियो पूरा लर्निंग के लिए होने वाला है, इसको बाई एंड सेल रिकमेंडेशन मत मानिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आईआरएफसी 1986 में एस्टेब्लिश्ड हुई। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के अंडर में आती है और इसका एक ही काम है कि इंडियन रेलवे को फंड प्रोवाइड करना उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। आईआरएफसी 3 तरीके से काम करती है। फर्स्ट है लीजिंग, जिसमें कि ये रेलवे को इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उसको 30 साल के लिए वो लीज पे देती है। उसके बाद में प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पूरा ले लेने के बाद वो रेलवे को वो इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चीप प्राइस पे वापस से सेल कर देती है। सेकंड है लैंडिंग, जिसमें कि ये इंडियन रेलवे को बहुत ही कम रेट पे लोन देती है, जिससे कि रेलवे अपना ऑपरेशन मेंटेन कर सके। थर्ड है बोरोइंग। सो आईआरएफसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है, जिसके कारण इसका क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है और इसको ओपन मार्केट से बहुत ही चीप प्राइस पे लोन मिल जाता है, जिससे कि ये आगे जाके इंडियन रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है। सो अगर हम लोग इसका फ्यूचर प्लान देखें तो ये इंडियन रेलवे को हाई स्पीड ट्रेन के लिए, देन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए एंड सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए फंड कर रही है। सो आईआरएफसी ने लास्ट 1 साल में लगभग 500% का रिटर्न दिया है। सो अगर हम इसका सेल्स ईयर ऑन ईयर देखें, 2021 से हमने डेटा ले रखा है। सो सेल्स काफ़ी अच्छे से हमको बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन जो एक्सपेंस है वो काफ़ी कम है और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दैट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी हमको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी हो सकती है। सो अगर हम क्वार्टरली सेल्स का डेटा देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर हमको काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि ग्रो कर रहा है और यहाँ पे भी एक्सपेंस जो है काफ़ी इन्होंने कांस्टेंट रख रखा है और बहुत ही मिनिमम है। लेकिन इसके बीच में इतना ज़्यादा गैप होने के कारण भी इसका प्रॉफिटेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है और हम देखेंगे कि यहाँ पे ये एक रेंज में चल रहा है। तो इसका ईपीएस अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें सो वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमको सेल्स इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, हमको एक्सपेंस बिल्कुल मिनिमम दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है या प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों है? सो ये ऐसा इसलिए है कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस बहुत कम है, लेकिन उसके साथ साथ में हम देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये इंटरेस्ट क्या है? जो आईआरएफसी ने लोन लिया होगा एंड उसको कितना इंटरेस्ट वापस से पे करना है वो है, और वो देख रहे हैं कि जून 21 में ये 3000 करोड़ था और अब जून 24 में 5000 करोड़ हो गया है। सो जिस हिसाब से सेल्स बढ़ रहा है उस हिसाब से इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसलिए जो हमारा ईपीएस है वो नहीं बढ़ पा रहा है एंड प्रॉफिटेबिलिटी हमको शो हो रहा है कि इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो एक्सपेंस है इतना कम क्यों है? सो इसका आंसर है इसका बिजनेस मॉडल, एसेट लाइट मॉडल, जिसमें कि आईआरएफसी सिर्फ फाइनेंसिंग का काम करती है, रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है, ये खुद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट्स को ओन नहीं करती है, जिसके कारण इसका ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल नील के बराबर आता है। सो इसीलिए जो इसका सेल्स है, जो लोन देती है इंडियन रेलवे को, वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता रहता है, लेकिन जो इसका एक्सपेंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट बना रहता है और वो सेल्स के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। इसमें एक और प्रॉब्लम दिखती है, इसका अगर हम लोग डेप्ट देखेंगे तो वो काफी ज्यादा दिखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका काम ही है डेप्ट लेना एंड रेलवे को फंड करना, इसीलिए इसके पास इतना डेप्ट आपको दिखता है। सो ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद जो इसका फंडामेंटल रेटिंग निकल के आता है वो आता है 7.6 और ये 8 से कम है।
सो ये मेरी नज़र में इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये अपना इंटरेस्ट को मैनेज करे, ईयर ऑन ईयर कम करते जाए, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकता है एंड इसका रेटिंग भी इंप्रूव हो सकता है। सो अब हम लोग इसका टेक्निकल देखते हैं और हम आ गए हैं IRSC के चार्ट पे और हमने टाइम फ्रेम लगा रखा है 1 डे। सो हम लोग देखेंगे कि Feb 21 में ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन आया एंड वहां से ये रेंज का एक क्रिएशन करने लग गया। इसने एक ये रेंज में एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट किया रखा था एंड जो इसका वॉल्यूम था बिल्कुल ड्राई हो रखा था, लेकिन यहाँ से सडनली इसमें वॉल्यूम बहुत तेजी से आने लग गया। यहाँ से हम प्राइस देखेंगे, प्राइस किस तरह से गया है एंड यहाँ से वॉल्यूम भी कितने अच्छे से आया है। सो यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी इंक्रीज होके आया है एंड प्राइस भी मोमेंटम के साथ गया है। सो जो ये वाला जो वॉल्यूम आया था इस वाले प्राइस के लिए, सो यहाँ पे हमको हिंट मिल चुका था कि अब ये रेंज का ब्रेकआउट देने वाला है और इसने यहाँ पे 2-4 दिन वेट किया, देन यहाँ पे कुछ अनइवन सा वॉल्यूम आया, पिछले वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वॉल्यूम आया और यहाँ पे इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया। देखेंगे कि ये कैंडल ने रेंज का ब्रेकआउट दिया और रेंज का ब्रेकआउट किस तरीके से दिया, वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ दिया। सो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका वॉल्यूम पिछली कैंडलों से काफी ज्यादा हाई था, तो यहाँ पे इसके हाई पे हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाती है। तो हम लोग सपोज करते हैं 28 पे हम एंट्री लेते हैं। सो हमारी 250 क्वांटिटी 28 पे हमने ले ली। उसके बाद से प्राइस सीधा ऊपर गया, देन उस एक रेजिस्टेंस का क्रिएशन किया इसने और वहां से प्राइस एक रिट्रेसमेंट जोन में आया। तो ये देखेंगे रिट्रेसमेंट जोन, प्राइस नीचे आ रहा है, सेम वॉल्यूम भी हमको दिख रहा होगा कि काफ़ी नीचे आ रहा है और यहाँ आते आते वॉल्यूम एकदम ड्राई हो गया है और यहाँ पे एक W का क्रिएशन किया। सो यहाँ पे हमको एक और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिख रहा होगा। सो जो इसका नेकलाइन है, जो ये वाला पॉइंट है, सो जब नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया इसने, इस वाली कैंडल ने 24 अप्रैल 23, सो देखेंगे कि वॉल्यूम भी फिर यहाँ पे काफ़ी बढ़ के आया ब्रेकआउट कैंडल का और इसके हाई पे अब हम सेकेंड एंट्री लेंगे। तो इसका हाई है 30 रुपीज़, हमने नेक्स्ट 250 क्वांटिटी 30 रुपीज़ पे ले ली। उसके बाद से प्राइस फिर से रेजिस्टेंस टच किया, वापस से रिट्रेसमेंट आया। सो यहाँ पे हमको दिख रहा है अब कि प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है यहाँ से इसको वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद में रेजिस्टेंस टेस्ट करके वापस से रिट्रेसमेंट आया और वॉल्यूम भी देखेंगे रिट्रेसमेंट में नीचे आ रहा है। वापस से एक रेंज का क्रिएशन किया और यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिया। सो यहाँ पे हमारे पास अब लगभग 3 पॉइंट आ चुके हैं और अपने को पता लग गया है कि एक ट्रेंड लाइन है और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि अगर ट्रेंड लाइन पे प्राइस फ्लैट होके टकराता है तो उसके बाद से बहुत सडन मोमेंटम आता है और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्राइस ने एक और रेंज का यहाँ पे क्रिएशन किया था और फिर से इस रेंज का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। सो जो ब्रेकआउट कैंडल है वो वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ में आ रहा है, तो इसके हाई पे 38.55, सो हम लोग 39 पे नेक्स्ट 250 क्वांटिटी ले लेते हैं। सो 39 पे हमने 250 क्वांटिटी और ले ली। अब फिर से प्राइस मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है एंड हमको यहाँ पे वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल रहा है। फिर प्राइस ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और वॉल्यूम भी हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ आया। सो इसका जब हाई फिर से प्राइस ब्रेक करेगा तो वहां पे हमारी फोर्थ एंट्री हो जाएगी। सो इस कैंडल के टॉप पे हमारी फोर्थ एंट्री हो गई और इसका टॉप क्या है 56.50। सो हम लोग 57 पे नेक्स्ट 250 क्वांटिटी ले लेते हैं। अब हमारे पास टोटल 1000 क्वांटिटी हो गई है जिसका एवरेज प्राइस 38.5 है। सो एक पॉइंट मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि प्राइस जब भी एक रेंज में ट्रेंड लाइन से टकराता है उसके बाद में काफ़ी एक शार्प मोमेंटम आता है एंड न्यू ट्रेंड लाइन का एक फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे एक माइनर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ और अब ये वाली इसके लिए एक मेजर ट्रेंड लाइन है। मैं येलो कलर से शो कर देता हूँ। सो येलो कलर वाली एक मेजर ट्रेंड लाइन हो गई और व्हाइट कलर की एक माइनर ट्रेंड लाइन हो गई। प्राइस फिर से रेंज का क्रिएशन किया और रिट्रेसमेंट आया
वापस से वॉल्यूम कम आ गया। फिर से जैसे ही ट्रेंड लाइन पे टकराया वापस से एक मोमेंटम आया एंड वॉल्यूम भी काफी इंक्रीज होके आया। सो यहाँ से प्राइस भी ऊपर जा रहा है एंड यहाँ से वॉल्यूम भी ऊपर गया। फिर प्राइस थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है इस रेंज के बीच में, तो वॉल्यूम भी कम आ रहा है। फिर प्राइस फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ के आ रहा है। तो दैट मीन्स ये एक रिलायबल मूव था और यहाँ पे जब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम का उसको सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ बायर्स इंटरेस्टेड है एंड प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। वापस से रिट्रेसमेंट आया एंड ट्रेंड लाइन पे आ गया प्राइस। यहाँ पे वॉल्यूम भी देखेंगे उस दौरान में काफी कम हो गया है। के बाद प्राइस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा था एंड उसने यहाँ का हाई लगाया। सो इसने जो हाई लगाया वो है लगभग 230 का और यहाँ से प्राइस अब एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया और इसने यहाँ पे अपनी माइनर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दे दिया था। सो अब हमको कैसे पता लगेगा कि ये इसका टॉप था और यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आ गया था। सो हमको फर्स्ट हिंट मिलता है इस वाले जोन में। सो ये ऑलरेडी 5-6 टाइम्स रिटर्न दे चुका था और हमको फर्स्ट यहाँ पे अलर्ट मिला इधर, ये जो 3 कैंडल हमको दिख रही हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइम प्राइस नीचे की तरफ आया एंड इन 3 कैंडल का वॉल्यूम बढ़ के आया। सो ये एक फर्स्ट साइन हो गया था हमारे लिए अलार्म। और ये देखेंगे टाइम पीरियड कब का था, 3 जून 24। सो ये वो वाला टाइम था जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था और वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं आया था, वहां पे गवर्नमेंट को क्लियर मैंडेट नहीं मिला था। तो इसलिए जो स्टॉक गवर्नमेंट बैक्ड थे उसमें काफी ज्यादा सेलिंग आई थी और हो सकता है उसका कारण ये था। सो ये हमारा फर्स्ट अलर्ट हो गया। उसके बाद में प्राइस देखेंगे कुछ मोमेंटम नहीं एंड सीधा ट्रेंड लाइन से टकराया, फ्लैट होके वापस थोड़ा सा मोमेंटम आया एंड वॉल्यूम का सपोर्ट भी मिला। देन जो इसने टॉप लगाया वहां से फिर से प्राइस नीचे आया, इधर से फिर से प्राइस जो नीचे आया लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ के आया। फिर से हमको एक सेकंड साइन यहाँ पे मिल गया था और हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के पास में आके काफी ज्यादा सेलिंग हुई है। यहाँ पे प्राइस ने एक एम पैटर्न बनाया। सो एम पैटर्न का जो नेकलाइन था इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया और वो भी वॉल्यूम के साथ आया। एंड जो एम पैटर्न है उसका अगर हम लोग सेकंड लेग देखेंगे, सो इस लेग में हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ के आ रहा है। दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है और जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका वॉल्यूम भी काफी ज्यादा बढ़ के आया है। सो यहाँ पे हमको थर्ड अलर्ट मिल गया। उसके बाद में 12 अगस्त को जून क्वार्टर के लिए इसका रिजल्ट आया। सो जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो पिछले क्वार्टर से काफी खराब आया था। सो यहाँ पे हमको 4th अलर्ट मिल चुका था। सो 4th अलर्ट मिलने के बाद हम लोग कंफर्म हो चुके थे कि यहाँ पे अब निकलना है। सो हम लोग नेक्स्ट कैंडल के लो पे हम लोग निकल गए। तो हम लोग इसके लो पे यहाँ पे कहीं पे निकल गए और ये प्राइस था लगभग 180 और मैं एग्जिट 180 के पास कर दिया। सो हमको प्रॉफिट जो हुआ है पर शेयर 141 का हुआ है एंड हमने 38,500 रुपीज लगाए थे एंड हमको टोटल जो प्रॉफिट है 1,41,000 का हुआ है। सो अभी हम लोग अगर करंट सिनेरियो देखें तो प्राइस अपने टॉप से लगभग 42% ड्रॉडाउन हो गया था, लेकिन अभी ये किस तरह शो हो रहा है मुझे, प्राइस ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद से नीचे नीचे जा रहा है। सो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी लगती है। एक तो प्राइस इस तरह रेंज बना के अपने मेजर ट्रेंड लाइन पे आ जाए या फिर यहाँ कहीं पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाए और प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाए। लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी करने के लिए IRFC को अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने होंगे और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए अपना इंटरेस्ट उसको कम करना पड़ेगा। सो प्राइस जो है हमेशा प्रॉफिट को फॉलो करता है। सो प्राइस लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट को फॉलो करता है। अगर IRFC अपना प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर पा रही है तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नहीं बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी अच्छी लर्निंग मिली होगी। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। आपको अगर किसी और स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं और आप लोग कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आपको वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं सुमित ओझा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।